नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बांग्लादेश में गदर जारी, हिंदुओं पर अत्याचार भारी। एक नाटकीय घटनाक्रम में व्यापक विरोध प्रदर्शनों और गृह युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य उलट पुलट हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को अपने देश से भागकर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमान ने घोषणा की है कि देश को राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर से बाहर निकालने और शांति स्थापित करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने खुद एक बयान जारी कर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात स्वीकार की है। जमाते इस्लामी ने कहा है, कुछ व्यक्तियों के भड़काऊ भाषण के कारण उपद्रवियों के एक समूह ने शहरों, बंदरगाहों, गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ इलाकों में सरकारी इमारतों, विरोधियों के घरों और विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई। एक समझदार व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत के साथ रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो बांग्लादेश में जिस तरह के राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत शरण लेनी पड़ी है और ऐसे में अंतरिम सरकार के साथ नए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरुआत भी कर दी है। ऐसे में बांग्लादेश में इस सियासी उथल पुथल के साथ ही साथ इस घटनाक्रम का भारत पर और भारत के आने वाले भविष्य पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ दो बहुत ही विशेष गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद गुर्जर भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कर्नल देवानंद जी, आपसे ही मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं। हमारे पड़ोसी देश में जो कुछ भी घट रहा है और जो कुछ देखने में आ रहा है, जाहिर सी बात है ये कष्टदायी है, हैरान करने वाला है। और जिस तरह की सियासी उथल पुथल है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह के अगर हालात पैदा होते हैं तो उसके पीछे का कारण आप बांग्लादेश में क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले जो अभी ये घटना चक्र हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि इसके बांग्लादेश के साथ साथ सबसे बड़ा असर इसका हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान समर्थक जो लोग बांग्लादेश में हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी ही प्रहार होने लग गए हैं। अब इन 2 दिनों के अंदर 5 अगस्त से लेकर के आज 7 अगस्त है, आप देखिए 2 दिन भी पूरे नहीं निकले हैं। 2-4 बड़ी घटना चक्र होके आगे हैं। खालिदा जिया जो शेख हसीना है वो दिल्ली आ गई है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां पर उनके सेना प्रमुख हैं, उन्होंने एक घोषणा की कि हम यहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे जिसका वेलकम करता अमेरिका। बड़ी अजीब से दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है। और उसके साथ साथ जो पुरानी इनकी खालिदा जिया बेगम जो बीएनपी की अध्यक्ष है, उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो 17 साल के सजा काटने में जेल में थी। उसके साथ साथ देखने में आया कि बहुत सारी जेलें तोड़ दी गई हैं, हजारों की संख्या में जिसके अंदर क्रिमिनल्स भाग गए हैं। और करीब 40 खुखार जो उग्रवादी हैं वो भी जेल से हथियार के साथ फरार हो गए हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़ा घटना चक्र देखने को मिल रहा है कि भारत विरोधी एक ये जो सरकार थी, ये हसीना विरोधी विरोध के साथ साथ वहां हिंदू और भारत विरोधी भी गतिविधि शुरू हो गई है जी। कैसे देखिए आप, देखने में आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जो आवामी लीग के हैं, उनको चौराहे पे लटकाया गया लैंप पोस्ट से, जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। उसके साथ साथ जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके करीब बहुत सारे घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है और मंदिर के ऊपर उनको पूरा का पूरा जलाया जा रहा है जी। तो ये जो घटना चक्र बांग्लादेश में हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि वहाँ एक तरह एनार्की फैल चुकी है। वहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। आज के दिन लोग दुकानें लूट रहे हैं। और एक सबसे बड़ा गंभीर जो प्रश्न निकल के आया है, देखिए, एक पार्टी के खिलाफ विचार हो सकता है,
प्रधानमंत्री को अनसीट करने के लिए उन्होंने कोई कार्य किया हो सकता है। पर अभी देखने में है कि मुजीबर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई। अरे वो तो आपका देश बना के चले गए। देखने में आया है कि जो प्रॉपर्टी है आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की, कॉलेजेस है, उनके घर है, उनको जलाया जा रहा है, उनको नुकसान। तो ये बहुत एक क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर जो बाहरी ताकतों ने जो गेम करना था कर दिया, और अब जो उनके देश के अंदर जिस प्रकार खालिदा जिया को छोड़ा गया है, और जो ये अपने जो फंडामेंटलिस्ट है उनके हाथ के अंदर पूरा का पूरा ताकत आ गया है, जो मनमानी मनचाही कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी अगर हम इस चीज को देखें तो भारत में भी एक नैरेटिव, क्योंकि देखिए ये इनकी बहुत सारी चर्चा बाद में करेंगे जी। जो आवामी लीग के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। भारत के अंदर भी कुछ राजनीतिक लोग हैं जो ये चर्चाएं कर रहे हैं। एक तरफ तो बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि बांग्लादेश जी बिल्कुल। कर्नल देवानंद जी, इस बीच में आपको सलमान खुर्शीद का बयान भी मैं याद दिला देना चाहूंगी, आज ही बयान निकलकर सामने आया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं वही कह रहा हूँ। एक तरफ तो प्रधानमंत्री महोदय ने अच्छा कार्य किया, एक सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सारे सिक्योरिटी पर्सन की बुलाई, और ऊपर से जो उसी नैरेटिव वाले, देखिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश में जो हो रहा, मतलब जो बांग्लादेश में हुआ है, मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान में इन्होंने ट्राई कर लिया, वो फेल हो गए थे, पर वो जो तत्व उनका मनोबल अब बांग्लादेश के मॉड्यूल को देख करके बढ़ जाएगा। और जैसे अभी आपने खुद ने कहा कि सलमान खुर्शीद साहब का जो बयान आया है, तो ये बयान मैं मानता हूँ भारत सरकार को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, और एक तरह ज्यादा सॉफ्ट हाथ नहीं दे सकते हम इनको, क्योंकि ये वो लोग हैं। देखिए ये जो कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो मैं कहूंगा कि किसी भी देश जो उन्नति करता है उसके अंदर चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के जो भी ताकतें प्रयास करती है उसका मॉड्यूल है। और सबसे बड़ा ये क्या करते हैं कि सबसे जो देश के अंदर जो चुनाव जीत नहीं सकते, जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि पता है वो हारेंगे, लोग उनके साथ नहीं है, पर उनको जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हर देश में है, वो लोग क्या करते हैं कि वो इस मॉड्यूल में आकर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और इस तरह की जो हरकतें हैं, मैं मानता हूँ बहुत एक गंभीर परिस्थिति है, और इससे देश को संज्ञान लेना पड़ेगा, लाइटली नहीं ले सकते हम। जी बिल्कुल। बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर भी जुड़ चुके हैं। राजन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीडियो नहीं मिल रहा आपको। जी बिल्कुल, मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जिस तरह से कर्नल देवानंद गुर्जर जी भी इस बातचीत पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसका भारी असर भारत पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। सलमान खुर्शीद का खास तौर से जिस तरह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। कितना आप इसे खतरनाक मानते हैं, और भारत को किस तरह से इसे टैकल करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश भले ही है लेकिन हमें अपने देश में हर चीज को सुरक्षित रखना है, संप्रभुता को भी मेंटेन रखना है, और इंटेग्रिटी को भी इंटैक्ट रखना है? देखिए, बहुत जरूरी है। बांग्लादेश एक हमारा नेबर है, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, और वो बॉर्डर हमारे 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ होता है। और हम जानते हैं कि पहले भी ये रेफ्यूजीज आए हैं वहां से, और इमिग्रेशन हुआ है। और खास तौर पे 2 स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करूंगा, त्रिपुरा और एक है असम। त्रिपुरा में NSCM IM करके एक इंसर्जेंट ग्रुप है, और असम में उल्फा करके। अब जब शेख हसीना पावर में थी तो जितने भी टेररिस्ट कैंप थे बॉर्डर के ऊपर, वो बांग्लादेश आर्मी ने डिसमेंटल कर दिए थे, और ये हथियार आ रहे थे चाइना से। पोर्ट है वो त्रिपुरा के बहुत पास पड़ता है।
और आपने देखा है कि मणिपुर में जिस टाइप की इंसर्जेंसीज हो रही है वो इसका कारण थे जी। अब ये हमको एक फिक्र ये है कि दोबारा से ये टेररिस्ट कैंप्स यहाँ पे स्टैब्लिश ना हो जाए। और पहले बांग्लादेश आर्मी इनको सपोर्ट करती थी, पर शेख हसीना के जो इंटरवेंशन हमने इंश्योर किया कि ये डिसमेंटल हो गए। तो अभी आने वाले वक्त में हम देख रहे जमात इस्लामी जैसे जो पार्टीज वहां पे पनप रही है और मोस्ट प्रोबेबली बीएनपी के साथ इनका संगठन होगा और जो भी गवर्नमेंट आएगी इनकी मिलीजुली गवर्नमेंट होगी जो भारत के लिए एक चिंता का विषय बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी का आईएसआई के साथ बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन है जी। और आईएसआई के हैंडलर्स बांग्लादेश में आज मौजूद है। और ये जितने भी आप राइट्स देख रहे हैं, देखिए ये सिस्टम जो था, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को रूलिंग दी और 5% कर दिया। पहले ये 30% होता था, फिर उसके बाद भी ये राइटर्स रुके नहीं। और इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल राजन सर, इस पूरे मामले में जिस तरह से मोहम्मद यूनुस अब नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जो कि गाइड करेंगे अंतरिम सरकार को वहां पर, और माना यह जा रहा है कि जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, शेख हसीना के तो विरोधी रहे ही हैं, भारत विरोधी भी एक तरह से उन्हें कहा जा सकता है। तो अब बांग्लादेश के साथ जो नए संबंध होंगे उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो मोहम्मद यूनुस है ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने के करवाने पड़े। और पेपर में पढ़ रहा था कि बीएनपी की एक स्टेटमेंट है कि मोहम्मद यूनुस उनको कोई खास पसंद नहीं है, एक इंटरिम एक अरेंजमेंट है, इसलिए वो उसके लिए राजी हुए हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एक जो तारिक रहमान का नाम आपने सुना होगा, ये खालिदा जिया के बेटे हैं और ये इनको हसीना ने तड़ीपार किया था और हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि इनको देश से बाहर निकाल दिया था और देश के अंदर ये आ नहीं सकते जी। दरवाजे खुल चुके हैं और तारिक रहमान बीएन नया चेहरा बनने वाले हैं और वो इधर आएंगे। और ये एंटी इंडिया में इसलिए बताता हूँ कि जो फोर्सेस के बिहाइंड है वो फोर्सेस देता है। जी बिल्कुल जी राजन सर, आपके पास मैं आती हूँ। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे ठीक करें। हमारे साथ कर्नल देवानंद लगातार बने हुए हैं। कर्नल देवानंद, जिस तरह से यहाँ पर राजन सर भी डिस्कस कर रहे थे, लगातार इंडिया की अगर हम बात करें तो रक्षा के लिहाज से क्या कुछ फर्क पड़ेगा उसको लेकर काफी कुछ आपने यहाँ पर कहा है, उसको लेकर भी इलैबोरेट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बिजनेस की बात करें तो 1 लाख करोड़ से अधिक का बिजनेस की यहाँ पर बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी राज्य है, कई चीजों को लेकर व्यापारियों ने भी अपनी बैठक बुलाई है इस बात को लेकर जिस तरह के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं और जिस तरह से नई सरकार, इंटरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस को देखा जा रहा है, क्या कुछ आने वाले भविष्य में हो सकता है और किस तरह से भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा कि अपनी सुरक्षा को मेंटेन रखने के साथ ही साथ ये जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके? जी देखिए, मैं इसको 2 नजरिए से देखना चाहूंगा और दर्शकों तक बताना चाहूंगा कि देखिए, पहला इसका मुद्दा है कि जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ ये हुआ क्यों है, और इसकी अगर गहराइयों में बिना जाए जो आज नजर आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पुराने इतिहास की नहीं भी जाऊं तो देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जब ये जनवरी में जीत करके आती है तो उस समय इनके ऊपर विभिन्न ताकतें जो बांग्लादेश के चुनाव को मॉनिटर कर रही थी, उसमें एक अहम बात आती है कि अमेरिका कहीं न कहीं इनका इंटरेस्ट आ रहा था कि एक वो उनसे कह रहे थे कि हमको आप एक बेस दे दो, अमेरिका ने बोला था, जिसको इन्होंने मना कर दिया था। दूसरी बात इसके अंदर देखिए कि जिस प्रकार से जो ही तख्ता पलट होता है तो अमेरिका स्टेटमेंट देता है कि वो बांग्लादेश आर्मी को उनकी तारीफ करते हैं कि इनका एक्शन बहुत अच्छा है। और तीसरी बात जो करते हैं कि वो वेलकम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट।
तो देखिए कितनी रफ्तार से अमेरिका इंटरेस्ट लेके जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो पाकिस्तान में अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया किस प्रकार से क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो जमात इस्लामिया है, जो जमात के जो लोग और बांग्लादेश जो नेशनल पार्टी है बीएनपी, ये दोनों के दोनों, बीएनपी भी भारत विरोधी है और चीन समर्थक है, और चीन समर्थक के साथ साथ पाकिस्तान प्रेमी है वो। तो अब ये भी समझना पड़ेगा कि जो अरबों जेल से छूट के आ गई है, उनके लोगों को रिहा कर दिया गया है, तो जो ये एक ताना बाना जो पावर पोजीशन में है, और यहीं पर ही मैं जो बांग्लादेश के चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो वो हसीना के जो रिश्तेदार थे, उनके जीजा लगते थे, उनके साथ चचेरी बहन के हस्बैंड है, पर उनको 15-20 साल उन्होंने पीएमओ में बड़ा नजदीकी से काम किया जब हसीना जी प्रधानमंत्री थी। पर जो सबसे बड़ी बात है, 1 महीने पहले, करीब 1.5 महीने पहले उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। तो मुझे लगता है वो कहीं एक इस तरह का टूल कर दिया गया है, जिसके अंदर से अब आगे की स्थिति क्लियर नजर आ रही है। अब भारत का, इसमें आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से, देखिए कि भारत के लिए जैसे सुरक्षा, अभी जनरल साहब बता रहे थे कि 4332 किलोमीटर का एक बॉर्डर है हमारा, वहां फेंस लगी हुई है, प्रोटेक्शन है, बीएसएफ है। पर मैं आप सबको ये बता सकता हूं कि कोई दुनिया में फेंस बना लो, कोई दीवार बना लो, जो डिटरमिन्ड दुश्मन है वो उसके अंदर टनल बनाएगा, ऊपर से कूदेगा, हवाई जहाज, वो तरीका ढूंढेगा। पर आज के दिन जिस प्रकार से एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा देश का मैं, कि 5 अगस्त से पहले आप देखिए कि किस प्रकार से वहां पर हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश की आर्मी जब 45 मिनट उनको देती है, तो हमारी भारत सरकार उनके टच में थी, उनको सेफली निकालने में, और अपना हेलीकॉप्टर ईस्ट के अंदर तैयार बैठा था जो उनको लेकर के दिल्ली आया। तो जो ये इनको बचाने में जो सफलता हमने हासिल किया, जो एक अच्छा कदम है मैं मानता हूँ, वरना उनका भी हाल उनके पिताजी जैसा होता। लेकिन हमारे बीएसएफ के जो चीफ हैं, वो 4 तारीख को ही वहां पहुंच गए थे, आप देखिए बांग्लादेश के, अपने बंगाल के अंदर, और जिस प्रकार से इस चीज को हमने प्लान किया है, तो मैं मानता हूँ भारतीय सुरक्षा बल चौकस है, और सरकार भी इस पे बिल्कुल चुस्त है कि सिक्योरिटी कोई ब्रीच ना हो पाए। मैं ऐसा देखता हूं। पर जो इससे बड़ा, जो अभी आपने कहा कि अपना जो ट्रेड है इनके साथ, और मेरे ख्याल से अमेरिका के बांग्लादेश के साथ हमारा एशियन कंट्रीज में से सबसे ज्यादा ट्रेड एक्सपोर्ट है, और जहां तक ट्रेड सरप्लस है हमारा इसके बांग्लादेश के साथ है, ये बहुत बड़ा है। हमारे करीब 6 रेल रूट्स खोले गए हैं, और बहुत तरह की कनेक्टिविटी हुई है। तो और एक और चीज है कि देखिए, जो शेख हसीना जी है, उनके पिताजी जब ये बांग्लादेश बनता है, तो उसमें भारत का उनको सहयोग रहा है जी। 75 में जब इनके परिवार को मार दिया गया था, पूरे 18 लोग इनके परिवार के मार दिए गए थे, और सौभाग्य से ये और इनकी बहन शायद जर्मनी के अंदर कहीं बाहर विजिट पे थी, तो ये बच गई थी। और इनको जब वापस जब ये पावर में आई है, तो इनके जो फैसले हैं वो उनके राष्ट्र हित वाले हैं। कुछ लोग इनको कह सकते हैं कि भाई ये बहुत कड़क है, तो कड़क ऐसे बिना डर भय कहाँ, वो कहते हैं बिना भय प्रीत कहाँ होती है। तो कानून की पालना इन्होंने बांग्लादेश को ऐसी ऊंचाई पे लेके आई है जो बहुत लोगों का चिंता बनी हुई है। और इनके ऊपर एक टैग है कि ये भारत समर्थक है। ये भारत समर्थक नहीं है, ये अपने देश के लिए अच्छा करती है, और उनको पता कि भारत के साथ रहेंगी तो ट्रेड अच्छा हुआ है, शांति रही है। पर भारत के लिए बड़े खतरे के बादल है। वो कहते हैं, देखिए जब खालिदा जिया को आप जेल से तोड़ते हैं, उनके साथियों को छोड़ते हैं, उनके लोगों को आप पावर में बैठाते हैं, खुला छूट दे दी वहां पर दंगे करने की, खुली छूट। ये वो पार्टी है जिन्होंने ढाका के अंदर जब ये सीएम थी, तब इन्होंने आईएसआई का बेस बनाया था। करीब 35 टेररिस्ट कैंप थे बांग्लादेश में, ऑपरेट कहते थे हसीना जी के आने से पहले। और इन्होंने जी बिल्कुल, कर्नल देवानंद जी आपके पास मैं आऊंगी, मैं राजन सर के पास भी जाना चाहूंगी। राजन सर, जिस तरह से यहाँ पर कर्नल देवानंद जी जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि इंडिया को लेकर हमारा कंसर्न है, और इंडिया को लेकर हम यहाँ पर ज्यादा संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, घटनाक्रम आगे आने वाले समय में भी बदलेंगे, लेकिन एक तरफ तो सख्ती से निपटने की बात यहाँ पर देवानंद सर ने भी कही है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचरिस्टिक जो हमारा रास्ता है वो किस तरह का होना चाहिए कि इस उथल
उथल पुथल के बीच भी हम कहीं ना कहीं अपनी स्थिति और अपनी स्टेट मेंटेन रख सकें? देखिए, ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और उसके आगे मैं बोलना चाहता हूं कि भारत को जो भारत का रिश्ता हसीना के साथ है या अवामी लीग के साथ है, भारत को उसको भूल जाना चाहिए, एक साइड में कर देना चाहिए। तो भारत को एक मैसेज बांग्लादेश के लोगों को देना है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ है, उनकी प्रोग्रेस के साथ है और वो पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश एक इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ हासिल करे। दूसरा, जो भी पार्टी बांग्लादेश में आती है, चाहे वो BNP है, तो भारत को उसके साथ एंगेज करना ही पड़ेगा और उसको एक आश्वासन देना पड़ेगा कि हमारे जो रिलेशन अवामी लीग के साथ थे या शेख हसीना के साथ थे, वो इसलिए थे क्योंकि वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हेड ऑफ स्टेट थी और कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन हम उनके साथ रखते नहीं हैं। और इसीलिए जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, आज भारत में 25 प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में चल रहे हैं जी। प्रोमिनेंट है आपका जो तीसरा डैम का जो प्रोजेक्ट है वो राजेश सर, इसके अलावा क्या आपको ये भी लगता है कि पहले ही पाकिस्तान और चीन तो थे ही, अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर भी और चौकन्ना होने की जरूरत है और एक और चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है? देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज आप मान के चलिए कि वहां से टेररिस्ट ISI करने की कोशिश रहेगी भारत में। टेररिस्ट भारत से आपके रीस्टैब्लिश हो जाएंगे और एक और फ्रंट, हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, अगर यू कैन एक्सपेक्ट 3.5 फ्रंट ऑल्सो। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, कर्नल देवानंद जी एक छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी, फाइनल कॉल मेरा ये कि देखिए, अभी के दिन जो निकल के आया, USA ने शेख हसीना जी का वीजा कैंसिल कर दिया। इसको देखते देखते पूरे पश्चिम देश भी मुझे है कि US की लाइन को टो करेंगे। भारत हसीना जी को असाइलम दे रही है, पर जो हमारे देश की बात है, सबसे पहले जो बॉर्डर की सुरक्षा सेना चौकस है, मुझे भरोसा है। दो मुख्य बिंदु है छोटे से। पहला कि जो बांग्लादेश में हमारे नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। नंबर 2, जो वह बांग्लादेश में हिंदू है, क्योंकि वो भी हमसे कनेक्टेड है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, जो भारत सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भारत के अंदर आज के दिन बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, रोहिंग्याज रह रहे हैं। और अभी अगर आपने सुबह की अगर न्यूज सुनी हो, जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट का करीब 60,000 का बरेली के राय बरेली में देखने में आया है, तो मैं ये कहता हूं जो देश के अंदर बाहर के शरणार्थी हैं, वो भी कहीं कहीं खतरा बन सकते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। कर्नल देवानंद जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आग्रह है कि अब ये गलत बात करना बंद करो, देश को एक साथ हमारी सरकार के साथ खड़े रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कर्नल देवानंद जी बहुत धन्यवाद और मेजर जनरल डॉक्टर राजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बांग्लादेश में हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में देखना होगा कि भारत अब किस तरह से और बेहद संजीदगी के साथ किस तरह से इस मैटर को डील कर सकता है। शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, भारत में इस समय वो रह रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह का रुख होना होगा, इस पर भारत को तय करना है और साथ ही साथ भारत को देखना है कि किस तरह से सुरक्षा के साथ ही साथ वहां रहने वाले बांग्लादेशी हिंदू और भारत के नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।